Hello friends, welcome to Prep IS. I am Arpit. Today we will be talking about what is happening in West Asia. West Asia जो कि एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड रीजन है. डिस्टर्बेंस यहाँ पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से है. एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्री के ऊपर प्रहार करती रहती है. ये डिस्टर्बेंस की वजह से ये रीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये डिस्टर्बेंसेस क्यों हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में क्यों हैं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे. बट उससे पहले वेस्ट एशिया की एक नजर हम देख ले मैप के थ्रू. ये मैप है बेसिकली. जितनी भी कलर्ड कंट्रीज दिख रही हैं ये वेस्ट एशिया कहलाती है. दोस्तों, वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं. ये मिडिल ईस्ट नॉमेनक्लेचर जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के ईस्ट में ये है और ये मिडिल ऑफ ईस्ट हो जाता है. अगर हम वेस्ट से देखें, ईस्टर्न कंट्रीज हो जाती हैं इंडिया, चाइना फॉर द वेस्ट, एंड फार ईस्ट हो जाती है जापान, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह वगैरह. बट हम नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे यहां पे वेस्ट एशिया, बिकॉज वो एक ज्यादा स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है. अब इस रीजन की दो खासियत हम जान लेते हैं. खासियत पहली जो है वो है यहां पे जो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज हैं वो इस रीजन की इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं. ऑयल एक ऐसी चीज है विच इज नीडेड बाय मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, and all the countries do not have it. Like for example, oil is needed by India, and India only produces 50% of its oil requirements indigenously. 85% of oil requirements of India are imported. कहां से? जी, रशिया से, वेस्ट एशिया से और भी अलग अलग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वहां से हम इंपोर्ट करते हैं. एंड जैसे इंडिया इंपोर्ट करती है वैसे और भी बहुत सारी कंट्रीज इंपोर्ट करती है. चाइना का इंपोर्ट ऑयल का यहां से बहुत है, जिसकी वजह से इस रीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. और इसी वजह से यहां पर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि मेरा ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये मेंटेन रहे. दूसरी खासियत इस रीजन की ये है कि ये रीजन जो है इट इज एमिड्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट जो कि यहां से जा रहा है. दिस इज सुएज कनाल और ये है रेड सी. लगभग 12% of the container traffic in the world today passes through the Suez Canal. कोई भी ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, इट विल पास थ्रू द सुएज कैनाल. और ये रेड सी के ऊपर सुएज कैनाल है, तो इसलिए सऊदी अरेबिया, यमन जैसी कंट्रीज के इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है. तो ये खासियत की वजह से ये न्यूज में रहता है. और आपस में जो इनकी लड़ाई है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ, ये उस वजह से भी न्यूज में रहता है. तो दोस्तों, अब समझते हैं कि यहां की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपस में ये क्यों लड़ रहे हैं. तो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई हैव डिवाइडेड द कंट्रीज इन वेस्ट एशिया इनटू थ्री पार्ट्स. पार्ट नंबर वन, सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज. सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज है यूएई, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत, पैलेस्टीन एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरा है शिया मुस्लिम कंट्रीज. कंट्रीज तो सिर्फ एक ही है, ईरान. बट शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो है एक्टिव, और वो जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं दे आर सपोर्टेड बाय ईरान. militant group number one, Hezbollah, which is based in Lebanon. Militant group number two, Houthis, which is based in Yemen. ये शिया मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, एंड दे हैव द सपोर्ट ऑफ ईरान. तीसरा जो सेगमेंट है वो है ज्यूज, एंड दे आर इन इजराइल. तो लार्जली दीज थ्री कम्युनिटीज आर देयर, एंड दीज थ्री कम्युनिटीज आर फाइटिंग विद ईच अदर. Why they are fighting? Let us look at it. There is conflict on this leg between the Sunni Muslims and the Shia Muslims. This is a historic conflict, and these historic conflict has become deeper and deeper with time. तभी आपस में इन दोनों की नहीं बनती है.
हैं दोनों मुस्लिम्स, बट यू नो they are two sects which were divided on that question that who will be the successor of Prophet Muhammad. And that has continued over the centuries till now in the 21st century. There is conflict on this and this line as well between the Shias and the Jews. Why there is a conflict? Need to understand this as well. Now, Iran, which is a Shia country, was a monarchy till 1979. And the monarch which was there in Iran before 1979 was pro-West. Pro-West, basically USA. तो यूएसए से उसकी अच्छी थी और यूएसए के हर उस अलाई के साथ उनकी अच्छी थी जो इस रीजन में थे और इजराइल उनका अलाई था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पर 1979 तक नहीं था, बट ऐसा 1979 में क्या हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। 1979 में उस मोनार्क को हटा दिया गया। देयर वाज दिस इरानियन रेवोल्यूशन इन विच दैट मोनार्क वाज ओवरथ्रोन एंड ईरान वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक। वहां पर शिया रूल आ गया। 12 इमाम्स, उन 12 इमाम्स ने अपने आप में से एक चुना जिसको बोला उन्होंने सुप्रीम लीडर, एंड उसके पास थी रियल पावर्स इन ईरान और आज भी वही है। और ये जो सिस्टम आया ना शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक, इट वाज अगेंस्ट मोनार्की एंड इट वाज अगेंस्ट द वेस्ट। तो ये हार्डकोर एंटी वेस्ट है अभी, और दे आर एंटी ऑल दोज अलाइज ऑफ वेस्ट। दैट इज व्हाई यू सी अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच हैज इमर्ज्ड ऑन दिस लाइन एज वेल since 1979 we can say. Then there is a conflict on this line as well, Sunni Muslims and the Jews. Why there is a conflict? Because of this Palestine and Israel issue. Israel और Palestine का जो issue है, that is at the core of all the complexities in West Asia. अगर कोई सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वेस्ट एशिया में आज की डेट में तो वो ये कॉन्फ्लिक्ट है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के इर्द गिर्द सारे और कॉन्फ्लिक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज हमें समझनी है और ये कॉम्प्लेक्सिटीज हम समझेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो टेरिटरी आप देख रहे हो, येलो टेरिटरी आप छोड़ दो, ये जो डार्क येलो देख रहे हो, बट दिस टेरिटरी जिसकी मैं बाउंड्री बना रहा हूं, इस टेरिटरी में मुस्लिम्स भी रहते थे, ज्यूज भी रहते थे और क्रिश्चियंस भी रहते थे। अब ये जो ज्यूज है ना, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल पीपल ऑन अर्थ। आप इनको कोई काम दे दो, दे विल डू इट, एंड दे विल डू इट विद अटमोस्ट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये अपनी स्किल का फायदा उठाने के लिए यहां से आउट माइग्रेट हो गए इन द 19th सेंचुरी। कहां गए ये आउट माइग्रेट होके? ये गए यूरोप। क्यों गए यूरोप? ये इसलिए गए क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एडवांटेज लेने के लिए अधिकतर ज्यूज आउट माइग्रेट हो गए थे इन द 19th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से माइग्रेट होना शुरू हो गए थे, 19th सेंचुरी में काफी हद तक हो गए थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी वहां पे छाप छोड़ना शुरू कर दी थी यूरोप में। They were commanding crucial positions in the administration. They became the owners of various industries over there. और इस डीपनिंग प्रेजेंस ऑफ द ज्यूज से वहां पर प्रॉब्लम होने लग गई यूरोपियंस को। यूरोपियंस को लगने लगा कि हमारे रिसोर्सेस हमारे ही लोगों के लिए होने चाहिए। वो आ जाता है ना आइडेंटिटी क्राइसिस, वो आ गया था उनको। उनको लगने लगा था कि ये ज्यूज तो हमें ओवर पावर कर लेंगे एक दिन। तो इसलिए वहां पे कैंपेन शुरू हुए यूरोप फॉर यूरोपियंस। हिटलर जैसे लोग ज्यूज को टारगेट करने लग गए, लाइन में खड़ा करते थे, मास शूटिंग्स, एक कमरे में बंद किया, पॉइजनस गैसेस रिलीज कर दी, सारे ज्यूज मरे। इस इवेंट को बोला गया होलोकॉस्ट। ज्यूज 1900s की स्टार्टिंग से, मतलब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से वापस आने लग गए इस रीजन में। 1917 में ग्रेट ब्रिटेन ने बेसिकली एक बैल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया जिसमें कि एक आश्वासन दिया ज्यूज को कि हम आपके लिए
इस टेरिटरी में होमलैंड एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि यहां से ही ज्यूज वहां आए थे और यहीं पे ही ज्यूज का होली सिटी जेरूसलम था। तो बैलफोर डिक्लेरेशन ने एक तरीके से उम्मीद दे दी थी ज्यूज को कि भाई हमारा होमलैंड अगर एस्टैब्लिश होगा तो यहां होगा। ये 1917 में हुआ। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा 1930s 1940s में ज्यूज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज बढ़ती गई इन यूरोप और उनका वहां से आउट माइग्रेशन शुरू हो गया एंड वेयर दे स्टार्टेड टू कम टू देयर होमलैंड व्हिच वाज प्रॉमिस्ड बाय द ब्रिटिशर्स दैट दे विल बी एस्टैब्लिशिंग दिस एज देयर होमलैंड। आना शुरू हुए और यहां पर प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हुई, क्योंकि यहां पर जो अरब मुस्लिम्स थे, पैलेस्टीनियंस थे, उनको लग रहा था कि ये वापस नहीं आएंगे, इसलिए ये फैल गए थे। बट जब ये वापस आए तो ज्यूज स्टार्टेड डिस्प्लेसिंग द पैलेस्टीनियंस, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट यहां पे इस रीजन में बढ़ गया। अब जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया, और यूनाइटेड नेशंस ने जब इंटरवीन किया तो यूनाइटेड नेशंस ने 1947 में यूएन प्लान दिया फॉर इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब इस यूएन प्लान में बेसिकली 53% लगभग लगभग टेरिटरी जो है वो ज्यूइश स्टेट बनी, यानी कि इजराइल बनी। लगभग लगभग 47% स्टेट अरब स्टेट बना, यानी कि पैलेस्टीन बना। और जो जेरूसलम था होली सिटी ऑफ द ज्यूज, वो होली सिटी ऑफ द मुस्लिम्स भी था और होली सिटी ऑफ द क्रिश्चियंस भी था। तो वो बना इंटरनेशनल जोन, यहां पर किसी की भी ओनरशिप नहीं है, यहां पर हर कोई जा सकता है। दिस वॉज बेसिकली द यूएन प्लान फॉर इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब सोचिए, जो लोग यहां पर नहीं थे फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, उनको आधे से ज्यादा लैंड मिल गया, और पैलेस्टीनियंस जो ये सोच रहे थे कि ये पूरी लैंड हमारी है, उनको समेट दिया विद इन हाफ ऑफ दैट लैंड। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होना ही था। यहां से शुरुआत हुई कॉन्फ्लिक्ट की बिटवीन इजराइलीज एंड द पैलेस्टीनियंस, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया, कॉम्प्लेक्स होता चला गया। एक और बात यहां पर जानने वाली यह है कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, यह भी 1947 में आया था, और इंडिया वोटेड अगेंस्ट दिस, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि कोई भी कंट्री धर्म के आधार पे यानी कि रिलीजन के बेसिस पे बने, क्योंकि इंडिया वाज अपोजिंग, द इंडियन लीडर्स वर अपोजिंग डिवीजन ऑफ दिस टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हाउ कुड वी सपोर्ट दिस टेरिटरी बीइंग फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? तो इसलिए हमने अपोज किया था इसको। अब यहां पर मैंने जैसा कि बोला कि कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई थी, और कॉन्फ्लिक्ट आने वाले सालों में बढ़ता ही चला गया, और अब वो अब तक भी चल ही रहा है। तो जैसे ही यूएन प्लान आया, उसका एक्सेप्टेंस नहीं था, तो अगले साल ही 1948 में फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुआ। उस अरब इजराइल वॉर का जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि इजराइल ने जितना उनको एरिया यूएन प्लान में एलोकेट किया गया था, उससे ज्यादा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। 53 से 57% एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। बट वेस्ट बैंक वाला रीजन जॉर्डन ने ले लिया था, और ये गाजा स्ट्रिप है, दिस इज गाजा स्ट्रिप, ये ऑक्यूपाई कर लिया था इजिप्ट ने। बेसिकली इनकी पैट्रनेज में था ये। था तो पैलेस्टीनियंस के अंडर ही। जॉर्डन में जो लोग रहते थे वो भी अरब मुस्लिम्स थे, ये भी अरब मुस्लिम्स थे पैलेस्टीन वाले। तो जॉर्डन ने एक तरीके से इनको आश्वासन दिया था कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द इजराइलीज। इधर इजिप्शियंस ने आश्वासन दिया था गाजा में कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द इजराइलीज, ये है आपकी टेरिटरी, बट पैट्रनेज इनकी आ गई थी। फिर दूसरा अरब इजराइल वॉर हुआ, जिसको 6 डे वॉर भी कहते हैं। उसमें इजराइल ने तो हद कर दी, बेसिकली इतना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। गोलन हाइट्स ले लिया सीरिया से, ये अभी भी इजराइल के कंट्रोल में है। वेस्ट बैंक जॉर्डन ने लिया था ना फर्स्ट अरब इजराइल वॉर में, वो ले लिया वापस इन्होंने उनसे। गाजा स्ट्रिप इजिप्ट ने ली थी, वो ले लिया। और सिनाई पेनिनसुला भी ले लिया इजिप्ट से। ये सिनाई पेनिनसुला बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है ऐसे। और यहीं पर है वो स्वेज कनाल, जहां से 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड आज की डेट में पास होता है। तो सोचो अब इजराइल इतना बड़ा हो चुका था जितना अब हमको ब्लू दिख रहा है। हालांकि ये छोटा हो गया था विद टाइम, क्योंकि 1970s में
यूएसए ने इंटरमीडिएरी बन के इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला वापस दिलवा दिया था। वो कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1 थे, ठीक है। बट यूएसए ने और भी एफर्ट्स मारे मीडिएट करने के लिए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा पैसिफाई हो जाए। पहला जो अटेम्प्ट था वो था बेसिकली ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 में। ये ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 में यह तय हुआ कि इजराइल और पैलेस्टीन एक दूसरे का राइट ऑफ को एग्जिस्टेंस एक्नॉलेज करती है। मींस पैलेस्टीनियंस ने यह माना कि भाई इजराइलीज हमारे साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने यह माना कि पैलेस्टीनियंस हमारे साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये है पैलेस्टीनियन लीडर यासिर अराफात, एंड ये है इजरायली प्राइम मिनिस्टर राबिन। अब इजराइल तो जंग जीत के इतना फैल चुका था, जितना हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। इजराइल के लोग तो चाह रहे थे कि पूरा का पूरा टेरिटरी अब हमारी हो। दूसरी तरफ पैलेस्टीन के लोग ये चाह रहे थे कि पूरी की पूरी टेरिटरी हमारी हो, क्योंकि पैलेस्टीन में गाजा स्ट्रिप में बेसिकली एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास का जन्म हो चुका था 1987 में। ये चाहते थे कि पूरी की पूरी टेरिटरी हम इजरायली से लड़के ले। वेराज यासिर अराफात भी पैलेस्टीनियन थे, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये चाहते थे कि भाई ये पीसफुली नेगोशिएट हो इनके साथ। ऑस्लो अकॉर्ड्स में दोनों ने एक दूसरे का राइट ऑफ कोएग्जिस्टेंस तय किया, तो दोनों ही जगह प्रोटेस्ट हुए। इजराइल में इसलिए प्रोटेस्ट हुए क्योंकि भाई हमने ये जंग जीत के इतने टेरिटरी ऑक्यूपाई करी है। पैलेस्टीन साइड इसलिए प्रोटेस्ट हुए क्योंकि गाजा स्ट्रिप में जो हमास बनी थी, उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा टेरिटरी हमारा है, इजरायलीज को बाहर निकालना। इजराइल में प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ गए कि 1995 में राबिन को असैसिनेट कर दिया इजरायलीज ने खुद ही। फिर एक और अटेम्प्ट हुआ 2000 में, इसको कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड्स 2, द सेकेंड कैंप डेविड अकॉर्ड्स। ये इनकंक्लूसिव था बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, इसका कोई नतीजा नहीं आया, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल ही रहा है। 2020 में यूएसए ने एक और कोशिश करी जिसको कहते हैं हम अब्राहम अकॉर्ड्स। क्या था अब्राहम अकॉर्ड्स? बेसिकली इजराइल और इधर से यूएई और बहरीन, इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करें। डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं थे क्योंकि यहां पर तो कॉन्फ्लिक्ट है इस लाइन पे। किसके चक्कर में है जी? पैलेस्टीन के चक्कर में। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करे, ट्रेड होना शुरू हुआ, टूरिज्म होना शुरू हुआ, इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ इधर उधर। अब्राहम अकॉर्ड साइन तो यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में हुए थे, बट इस कैंप से जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम्स हैं, और भी कंट्रीज आ गई। उन्होंने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लिए विद टाइम 2021-22। ऐसा लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस लाइन इज गेटिंग पैसिफाइड, खत्म हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं आगे। बट पैलेस्टीनियंस को प्रॉब्लम हो रही थी। पैलेस्टीनियंस को ऐसा लगने लगा था कि ये कंट्रीज जो है कल तक मेरे साथ थी, आज ये मेरे दुश्मन के साथ है, इट इज विद माई एनिमी, ऐसा लगने लगा था। बट एनीवेज इसको हम देखेंगे अभी आगे। अब यूएसए ने ब्रोकर किया अब्राहम अकॉर्ड्स, सऊदी ईरान पीस डील। अब जब यूएसए आ गया इधर, यूएसए के बाद आज की डेट में सबसे ज्यादा ताकतवर किसको माना जाता है? चाइना। और चाइना का हमें एक नया अवतार देखने को मिला इन 2023। चाइना अपने आप को यूएसए के बराबर रखना चाहता है हर जगह, तो वेस्ट एशिया में क्यों ना रखे। चाइना ने इस लेग पे कॉन्फ्लिक्ट पैसिफाई कराने की कोशिश करी। इधर बेसिकली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में रिलेशंस 2018 से नहीं थे। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक शिया क्लेरिक को खुलेआम इन्होंने फांसी की सजा दे दी थी, एग्जीक्यूट कर दिया था। शिया क्लेरिक मतलब शिया प्रीस्ट एक तरीके से, जिसकी वजह से ईरान में सऊदी की एम्बेसी के ऊपर अटैक हुए और ईरान और सऊदी अरेबिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को पैसिफाई करने के लिए बीच में आया चाइना, जो कि कभी आता नहीं है, पर ये हमें नया अवतार देखने को मिला चाइना को। वो
किसी भी वजह से हो सकता है। वो इस वजह से भी हो सकता है कि वो अपने आप को यूएसए के एट पार दिखाना चाह रहा हो। वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि चाइना का मेजर ऑयल सप्लाई इज फ्रॉम वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया अगर डिस्टर्ब रहेगा तो चाइना के ऑयल सप्लाईज भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। बट एनीवेज, ये अच्छा स्टेप था जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट यहां पर भी थोड़ा सा पैसिफाई होता दिख रहा था, यहां पर भी थोड़ा सा पैसिफाई होता दिख रहा था। बट क्वेश्चन ये कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या एक सक्सेसफुल पैक्ट है या एक फेलियर है? क्योंकि देखो काफी सारी इंटेल रिपोर्ट्स थी उस समय 2020 में कि अब्राहम अकॉर्ड्स इज गोइंग टू बी अ फेलियर, यहां से ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। बट इमीडिएटली आफ्टर सम इयर्स ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स 2021-22 हमें अब्राहम अकॉर्ड्स एक सक्सेस दिख रहा था। पैलेस्टीनियंस ठीक है परेशान थे अब्राहम अकॉर्ड से, क्योंकि पैलेस्टीनियंस को लगता था कि भाई ये सारी कंट्रीज जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं ये इजराइल के साथ नहीं जाएंगी कभी। एंड अब्राहम अकॉर्ड्स के साइन होने से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो गए थे इस्टेब्लिश, ट्रेड भी शुरू हो गया था, इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गया था, टूरिज्म भी शुरू हो गया था। तो पैलेस्टीनियंस को तो ऐसा लग रहा था कि दे हैव बीन डिच्ड। एंड पैलेस्टीनियंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास, ये बहुत ज्यादा वोकल हो रही थी अगेंस्ट अब्राहम अकॉर्ड्स, और इनके सपोर्ट में आई ईरान। यहां से थोड़ा सा ये एक्साइटिंग होना शुरू हुआ। ये रीजन है ये शियाज और ये सुन्नीस, बट दीज सुन्नीस आर फीलिंग अ वैक्यूम बिकॉज दे फील दैट दीज कंट्रीज हैव डिच्ड देम। लेट मी टेल यू वन थिंग, सऊदी अरेबिया वाज साइलेंट ऑन अब्राहम अकॉर्ड। सऊदी अरेबिया ने कुछ नहीं बोला था कि भाई मैं एस्टैब्लिश करूंगा रिलेशंस, नहीं करूंगा। इट वाज साइलेंटली वॉचिंग, नाइदर इट वाज अपोजिंग नाइदर इट वाज सपोर्टिंग। हाँ, यूएई, बहरीन, कतार वगैरह ये सब ने कर लिए थे, शुरुआत यूएई और बहरीन से हुई थी। तो ईरान इनके सपोर्ट में आया कि भाई मैं हूं ना, आई विल सपोर्ट यू, डोंट वरी। और ईरान से जुड़ी हुई ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह और हुतीस, ये भी इनके सपोर्ट में आई। और ये जब सपोर्ट में आई तो अक्टूबर 7 को बेसिकली अटैक हुआ। अक्टूबर 7 2023 हमास के लोगों ने, हमास जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहां गाजा स्ट्रिप में, इधर इन्होंने घुस के ये स्डेरोट नाम की जगह है वहां पे इजरायली सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल में थे। उसके बाद यहां पे बॉम्बिंग्स वगैरह करना शुरू करी। काफी सारे लोग इजरायलीज को इन्होंने होस्टेज ले लिया था, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब एज अ रिजल्ट इजराइल में कैंपेन चलने लग गया, ब्रिंग देम होम नाउ। ब्रिंग देम होम, देम मतलब जो होस्टेजेस लिए हैं इन्होंने, हमास वालों ने। एंड एज अ रिस्पॉन्स द इजरायली डिफेंस फोर्सेस लॉन्च्ड अटैक्स ऑन द गाजा स्ट्रिप। ये बेसिकली ऐसे इतने हॉरिफिक अटैक्स थे कि सिविलियंस भी कई सारे इसमें मारे गए हैं। अराउंड 50,000 पीपल हैव डाइड एंड द वॉर इज स्टिल ऑन। अब सिंस ईरान कह चुका था इनको कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, तो ईरान भी इनके सपोर्ट में आ गया है। थोड़े ही टाइम बाद यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन टेबल हुआ, एंड दैट रेजोल्यूशन वाज कंडेमिंग इजराइल फॉर इट्स रिटेलिएशन अगेंस्ट हमास। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन पे वोट नहीं करा। इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। इंडिया ने बोला कि देखो शुरुआत तो हमास ने करी है, तो इफ इजराइल हैज टू बी कंडेम्ड, ठीक है वो गलत कर रही है क्योंकि सिविलियंस की भी जान जा रही है, बट इफ इजराइल हैज टू बी कंडेम्ड, हमास हैज टू बी कंडेम्ड इक्वली। इंडिया ऑल्सो प्रपोज कि ये पैराग्राफ इंक्लूड कर दो आप इस रेजोल्यूशन में, आई विल बी सपोर्टिंग दिस रेजोल्यूशन। बट दैट पैराग्राफ वॉज नॉट इंक्लूडेड क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन है ये टेबल किया था अरब मुस्लिम कंट्रीज ने, यानी कि सुन्नी कंट्रीज ने। तो बेसिकली ये फॉल्ट लाइन जो थी इस पे हमको एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप पे चलना पड़ा और हम बीच में रहे, हमने एब्सटेन किया। हमने अपने रीजन दिया कि हमने क्यों एब्सटेन किया, क्योंकि इस रेजोल्यूशन में सिर्फ इजराइल को कंडेम किया जा रहा था, जबकि शुरुआत इजराइल ने नहीं करी थी, शुरुआत हुई थी
हमास की तरफ से। फिर आफ्टर मैथ में इसराइल की एक्टिविटीज बढ़ गई। इसराइल, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत स्किलफुल लोग हैं, और इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसका कोई मैच नहीं है। हालांकि अक्टूबर 7 पे जो अटैक्स हुए अक्टूबर 7 में, उसके बारे में कहा जाता है कि मोसाद फेल्ड, बट आफ्टर दैट मोसाद ने जो जो चीजें की हैं और करवाई हैं, दैट इज समथिंग विच इज रिमार्केबल। जैसे कि रेड सी में हूथीज ने बेसिकली ब्लॉकेड कर दिया था कि हम कोई भी इंटरनेशनल कार्गो ट्रैफिक आने जाने नहीं देंगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रेड इंपैक्ट हो गया था। इंडिया का भी ट्रेड इंपैक्ट हुआ था, चाइना का भी हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज का भी हुआ था, क्योंकि रेड सी के ऊपर ही सुएज कैनाल है एंड 12% ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक पासेस थ्रू द सुएज कैनाल, ऐसा हमें पता है। तो यहां पर बेसिकली हूतीज ने ब्लॉकेट कर दिया था, क्योंकि हूतीज हैं इधर यमन में, यहां पर है, और यहीं पर इन्होंने ब्लॉकेट कर दिया था। ये रेड सी है और इधर ऊपर है आपकी सुएज कैनाल। फिर मोसाद फंक्शन में आई। उन्होंने सबसे पहले जो हमास के पब्लिक फेस थे, इस्माइल हानिये, इनको असैसिनेट किया। इस्माइल हानिये गए हुए थे ईरान। ये हुआ जुलाई एंड, 31 जुलाई आई थिंक। ये ईरान क्यों गए हुए थे? ये ईरान इसलिए गए हुए थे क्योंकि ईरान के प्राइम मिनिस्टर की ईरान के प्रेसिडेंट की, सॉरी, स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, और वहीं पे ही मोसाद ने इनको असैसिनेट किया। अब जिसकी वजह से ईरान और ज्यादा रिटेलिएट करने के मूड में था, क्योंकि ये जो एपिसोड है, इससे ये पता लग रहा था कि ईरान में सिक्योरिटी कितनी वीक है। ठीक है। उसी टाइम इजराइल ने एक हेजबोल्ला के लीडर को भी असैसिनेट किया था। ये हेजबोल्ला है लेबनान में, लेबनान इज नॉर्थ ऑफ इजराइल, क्योंकि वहां से लेबनान भी अटैक कर रहा था इजराइल के ऊपर, और लेबनान अगेन अ शिया मिलिटेंट ग्रुप विच इज बैक्ड बाय ईरान। ठीक है। तो इनके जो लीडर हैं फुआद शुक्र, उनको भी असैसिनेट किया इन्होंने। और फिर उसके बाद ईरान ने बेसिकली इनके ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स स्ट्राइक करी, और इधर हुथीज ने भी मिसाइल स्ट्राइक करी। तो यहां से भी मिसाइल्स आ रही थी, यहां से भी मिसाइल्स आ रही थी इनके ऊपर। एंड यहां पर पिक्चर में आया इजराइल का आयरन डोम, जो कि एक एंटी मिसाइल मैकेनिज्म है। आयरन डोम, एरो 2, एरो 3, इस टाइप के जो उनके पास एंटी मिसाइल मैकेनिज्म्स हैं, उन्होंने अपने आप को बचाया। और ऐसा माना जाता है कि 99% ऑफ दीज मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड, और उनको खत्म कर दिया गया था। फिर इजराइल ने एक और चीज करी, जो कि ये याया सिनवार इनका नाम है, और ये मिलिट्री हेड है हमास के, एंड ही इज नोन टू बी द ब्रेन बिहाइंड द अक्टूबर 7 2023 अटैक्स। इनको भी असैसिनेट किया। ये वॉर अभी भी चल रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी है। हमें सुनने को मिल सकता है कि ईरान ने अटैक कर दिया अब इजराइल के ऊपर, इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, या इजराइल ने किसी और को असैसिनेट कर दिया, या बीच में हमें यह भी सुनने को मिला था कि पेजर ब्लास्ट हो गए थे हेजबोल्ला वालों के। तो इस टाइप के सोफिस्टिकेटेड अटैक्स इजराइल कर सकता है। एंड सोचो आप, इजराइल कितना स्किलफुल है कि अकेली कंट्री वहां पर सबसे लड़ रही है, और एक तरीके से अपने आप को डिफेंड भी कर रही है और अग्रेसिव भी हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इजराइल ठीक है या ये ईरान हमास वगैरह ये सब गलत। अगर कॉन्फ्लिक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा चला आ रहा है, तो गलतियां दोनों पार्टीज की हैं या सारे स्टेक होल्डर्स की है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली किसी को भी हेल्प नहीं करता है। कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, जिनके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, और वो हो रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जहां पे बेसिकली खाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं कि एक ब्रेड का टुकड़ा है, और उस एक ब्रेड के टुकड़े को लेने के लिए कम से कम 10 से 15 हाथ ऊपर उठे हुए हैं। ये कंडीशन है। वेल, वी हैव अ न्यू प्रेसिडेंसी इन द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूएसए। सो लेट्स सी हाउ दिस विल हैव एन इंपैक्ट ऑन वेस्ट एशिया। आखिरकार अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में जो साइन हुए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ही हुए थे, उन्होंने ही ब्रोकर किए थे। कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने की कोशिश करी थी, पर बढ़ गया वो
देखते हैं अब कैसे वो इस सिचुएशन को डील करते हैं। इंडिया डेफिनेटली इंपैक्टेड है। हम आगे की वीडियोस में इसके बारे में भी बात करेंगे कि इंडिया के ऊपर इस चीज का क्या इंपैक्ट है और इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से कैसे डील कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए और वीडियोस के लिए। नमस्ते, जय हिंद।